Honey. Good evening, Machu. Good evening, sir. Section 3 में liability है वो नॉन सिटीजन को एक्सटेंड होती है. Plus the offense is committed outside India. Will it make a difference if victim is Indian? देखो, सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स हर तरीके से अगर कोई भी ऑफेंस इंडियन टेरिटरी पे हो रहा है तो लायबिलिटी बनेगी. दैट्स इट. अगर इंडियन टेरिटरी पे एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर को मार दे, एक इंडियन एक फॉरेनर को मार दे, एक इंडियन को मार दे, या इंडियन को मार दे, या कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर चलता है, या वाइस वर्सा कि एक फॉरेनर एक इंडियन को मार दे, अगर ये इंडियन टेरिटरी पे हो रहा है, ठीक, तो लायबिलिटी क्रिएट होती है आईपीसी की. दूसरा, अगर इंडियन टेरिटरी नहीं है, मान लो कि कोई फॉरेन टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी पे कोई फॉरेनर अगर इंडियन को मारे तो फिर उसकी लायबिलिटी आईपीसी के अंडर नहीं आती. लेकिन अगर इंडियन फॉरेनर को मार दे तो फिर उसकी लायबिलिटी आईपीसी के अंडर भी आती है. ये पॉइंट है, ठीक है. अब इसी को आप लोग लगा सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं. Fair enough. Namaste, Himanshu. Good evening, Anubhuti, Kashish, Sakshi, Riddhi, Devanshu. Good evening, sir. Please tell me strategy for MPCJ. It's my starting phase. I have no basic knowledge of my study. I was totally ruined from more 2 years. Okay. ठीक है. ठीक है. सुकृति, we can have a discussion on this. मतलब आराम से इस पे डिस्कशन कर सकते हैं. As of now, जिस सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया ना सुकृति, just focus on that. हम लोग आईपीसी पे फोकस कर रहे हैं. आईपीसी को चलने दो. मैं टाइम एंड अगेन स्ट्रेटजीज बताता रहता हूँ. मतलब मेरे सेशंस अगर अटेंड करते रहोगे आप क्लासेस, तो क्लासेस में मैं बताता रहता हूँ कि आपको आगे और क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो. तो स्टार्ट विद आईपीसी फर्स्ट. एक बार ये रोलिंग में आ जाएगा, एक बार ये फ्लो में आ जाएगा, रोटेशन में आ जाएगा, तो फिर अपन आगे स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है सुकृति, अभी एकदम आराम से ठंडे दिमाग से सिर्फ आईपीसी को पढ़ना शुरू कर दो. बाकी अपन लोग फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी. ठीक. गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग नीतू, ऐश्वर्या, गुड इवनिंग हितैषी, कृति, भूमिका, शिवांश, नीलू, राजेश, एकता, हर्षित, इति, रक्षा, देवांशी, शुभम, कुसुम, अंकिता, विद्यासागर से दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर. विद्यासागर, मजा आएगा आपको. हालांकि आपने दिन बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा चूज किया है, क्योंकि आज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पढ़ने वाले हैं हम. वैसे यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है, बट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कवर करना है, तो थोड़ा हम आगे चल रहे हैं क्लासेस के नाम से. ठीक, कोई बात नहीं अंकिता. गुड इवनिंग वीना. मनीष की प्लीज हेल्प कर दें. नमस्ते रोहित. गुड इवनिंग भावना. अचला, गुड इवनिंग सुनैना, नुपुर, ठीक है, गीतिका, भारती, टॉम हॉलैंड, गुड इवनिंग. प्रतीक सिंह सर, टेलीग्राम में रिप्लाई कर दो. वैसे मैंने करना शुरू तो कर दिया, शायद प्रतीक नीचे रह गया होगा मैसेज. ठीक. प्रिया, एक बार रिफ्रेश कर लो. गुड इवनिंग शुभांगी, मनीश्री, मिष्टी. अच्छा, इट्स तोमर. ओ ओके, तो आपका नाम प्रिंस है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फेयर एनफ. हाँ यार, बहुत सारे डीएम पेंडिंग चल रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. धीरे करके एक करके 2-3 करके बंचेस में मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ. ठीक, सो आई विल रिप्लाई टू दैट. थैंक यू सो मच वीना. एक बार प्रिया ऐप बंद कर दो, डिवाइस बंद कर दो, उसके बाद रीजॉइन करो. ठीक. हाँ, इस बार जो ट्रायथलॉन है वो आप लोगों का ट्रायथलॉन 7:15 पे आज है, और वो आप लोगों को अटेंड करना है. यू हैव टू अटेंड इट. ठीक है. पहले कितने लोग ट्रायथलॉन दे चुके हैं? मिस्टी आईपीसी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. कितने लोगों ने पहले, गुड इवनिंग समीक्षा नुपुर, वेरी गुड इवनिंग. कितने लोग हैं जो पहले ऑलरेडी ट्रायथलॉन दे चुके हैं? हाँ, शुरू से एक सब्जेक्ट से करो, धीरे धीरे अपन दूसरे सब्जेक्ट्स को ऐड करते जाएंगे. लाइव नहीं दिया है. बाकी लोग ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रायथलॉन नहीं दिया? मतलब सीरियसली तुम लोगों ने ट्रायथलॉन, मतलब तुम्हें आइडिया नहीं है कि ट्रायथलॉन क्या है? अनुभूति, ट्रायथलॉन दिया तुमने यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ना देने वाले लोग ज्यादा है. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ पोल. द पोल इज आई हैव यू अटेंडेड ट्रायथलॉन और नॉट. ठीक है, हैव यू अटेंडेड ट्रायथलॉन और नॉट. ट्रू मतलब हाँ, फॉल्स मतलब ना. प्लीज एक बार वोट कर देना, और जो लोग अटेंड किए हो प्लीज फॉल्स मत करना, ताकि अपने को एक क्लियर आइडिया मिल जाए. ठीक है, ट्रू फॉल्स भेज रहा हूं, आप लोग कर लो, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो. ठीक, सेंडिंग यू द पोल. जिन्होंने अटेंड किया ट्रू, नहीं किया फॉल्स, प्लीज एक बार. आर यू किडिंग मी? ओ माय वाहिगुरु. भाई साहब तुम लोगों ने ट्रायथलॉन अटेंड, सीरियसली? हाँ यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मेरे को? नहीं मतलब ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि ट्रायथलॉन आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है. गजब यार. अच्छा, कोई बात नहीं मतलब इट्स ओके. अरे अटेंड नहीं किया तो कोई पाप नहीं कर दी हो. सर प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए पॉसिबल. प्लीज सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. किसका चेंज करते हैं? क्लास का टाइम चेंज करते हैं, ट्रायथलॉन का टाइम चेंज करते हैं, अपनी शादी का टाइम चेंज करते हैं, जैसी फैमिली प्लानिंग हो रखी है उसका टाइम चेंज. किसका टाइम चेंज? अच्छा, ट्रायथलॉन का चेंज करना है. ठीक है, ट्रायथलॉन का चेंज नहीं. एज संजय दत्त once said and I quote, नहीं ना हो पाएगा. नहीं, नॉट पॉसिबल. ट्रायथलॉन तो नहीं चेंज हो सकता भाई. सर आपने कल जो आरजेएस के लिए स्ट्रेटजी बताई थी, मैंने आज से फॉलो करनी स्टार्ट कर दी, एंड आई कंप्लीटेड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट एंड आई फेल्ट सो सैटिस्फाइड.
ग्रेट जॉब समीक्षा, वेरी ग्रेट जॉब, परफेक्ट, कीप इट अप। इसी को अब एक एक सब्जेक्ट पे एक एक डेली मेरे को अपडेट देते जाओ कि सर आज इतना हो गया है, आज इतना हो गया है, आज इतना हो गया। अपडेट देते जाओगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ग्रेट जॉब, वेरी गुड समीक्षा, बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बर्थडे पार्टी, ये देखो हर्षित को देखो, हर्षित को देख रहे हो आप, देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। वाह, सर वो आज मैं ट्रायथलॉन अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर, आज बर्थडे पार्टी है, आज मेरी आज बर्थडे पार्टी है सर, आज मैं ट्रायथलॉन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, रियली वेरी सॉरी सर, मैं दिल से दुखी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मनाओ बर्थडे, और क्या 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 चाह रहे हो? हैप्पी बर्थडे बोलूं, गाना गाओ तुम्हारे लिए, यहाँ से फूंक मारो तुम्हारी कैंडल ना बुझ जाए, नहीं है ना? हैप्पी बर्थडे, जुग जुग जियो, जियो और जीने दो, और बढ़िया, जैसा कल कॉन्फिडेंस हर्षित ने दिखाया था वैसा ही कॉन्फिडेंस और कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तुम्हारा। भगवान करे तुम जल्दी से जज बनो, भगवान करे तुम्हें जल्दी से तुम्हारी पहली सैलरी मिले, भगवान करे तुम उस पहली सैलरी का जो प्रथम 10% है वो मेरे नाम करो। तो वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50-60, दैट्स इट, आदमी बूढ़ा होने लगे। और गिफ्ट्स वगैरह, यस डेफिनेटली गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, ठीक, जो देना चाहो वो दे दो। ओके डन करती, वो डू दैट, ठीक है, चलो साकी बोल रहा मैं भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं भी हर्षित की पार्टी जा रहा हूं। दैट्स ग्रेट हर्षित, दैट्स रियली वेरी ग्रेट, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। कॉन्फिडेंस रखो यार, सामने वाला बंदा कंसिडरेट रहेगा। अगर आप डरोगे ना तो सामने वाला व्यक्ति और डरेगा। बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन तमीज में रहते हुए अपनी बात पे अड़िग रहना, दैट्स ऑल, दैट्स इट, वेरी गुड जॉब बेटा, ये होता है असली बर्थडे गिफ्ट, वेरी गुड, ठीक, सुनने को तो यही मिल रहा है, चलो ग्रेट जॉब, वेरी ग्रेट जॉब। प्रीवियस ट्रायथलॉन मेरे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, मेरी स्पेशल क्लासेस देख लेना, उसमें ट्रायथलॉन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक, हाँ, बोल्ड बट नॉट बदतमीज, सीधा रूल है। चलो यार लेट्स स्टार्ट। सो आज हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के एरिया को कवर करना है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में दो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हमारे लिए प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अंदर जो नोट मेकिंग है वो बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नोट मेकिंग का पोर्शन नहीं है ये, बट स्पेसिफिकली अगर हम सेडिशन की बात करें तो वहां हमें नोट मेकिंग करनी होती है, ठीक। दिस इज द चैप्टर, दिस चैप्टर 6 इज दैट एरिया जो आपको ज्यादातर अपने आप से पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब इसे हम पढ़ते साथ में ही है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। रिद्धि कह रही है सर केस लॉस के लिए कहां से करें, सीजी के लिए। देखो अगर आपको स्टैंडर्ड भाई केस लॉ वाली बुक चाहिए तो आजकल सभी लोग परीक्षा मंथन रेफर करते हैं, तो परीक्षा मंथन आप चाहो रेफर कर सकते हो। एक पता नहीं ग्रीन या सिल्वर कलर की कोई एक बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, उसमें कुछ स्टैंडर्ड केस लॉज मिल जाएंगे, उनके साथ उनकी सिल्वर कलर की, ठीक है, जो भी है, सिल्वर शायद नहीं है, नया सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन ग्रीन वाला है, तो वो बुक ले लो, उसमें आपको सारे लैंडमार्क केसेस और कुछ रीसेंट केसेस में मिल जाएंगे। हालांकि ये केसेस आपके छत्तीसगढ़ में आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, तो छत्तीसगढ़ के लिए जो रीसेंट केसेस हैं वो सब्जेक्ट बेसिस पे रिसर्च करते चलो, जैसे कि recent cases on CRPC या recent cases on all the subjects relating to the छत्तीसगढ़ जुडिशरी। जब आप ये सर्च करना शुरू करते हो तो उससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। परीक्षा मंथन जो है वो समर्थ अग्रवाल की ही है, तो उसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। जो आपको ज्यादा हेल्प करेगा वो आपका खुद का रिसर्च वर्क हेल्प करेगा, तो फोकस ऑन योर ओन रिसर्च वर्क, ठीक। चलिए बेहतर होगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लें। हाँ, दिस इज द बुक। चलिए निहारिका को थैंक यू सो वेरी मच, निहारिका ने बुक की फोटो शेयर की है, सो ये बुक आप लोग देख सकते हैं। दिस इज वन बुक। अगर आपको स्टैंडर्ड केसेस देखना है तो ये यहाँ पे बड़े आराम से स्टैंडर्ड केसेस मिल जाएंगे। दिस इज द बुक बाय समर्थ अग्रवाल, ठीक है, सेकंड एडिशन है, आप लोग चाहो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। दिस इज वन बुक। कुछ जगह पे यहाँ पे एक्स्ट्रा केसेस दिए हुए हैं, कुछ जगह पे यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट्री दी हुई है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज। जो भी केस लॉस पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, ओके। चलिए ये इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में है, उससे काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। लाइव लॉ या बार एंड बेंच का अगर आप डाइजेस्ट पढ़ते हो ना तो वो तब पढ़ो जब हरियाणा, दिल्ली या पंजाब को फोकस कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप एक स्पेसिफिक स्टेट को टारगेट कर रहे हो, छत्तीसगढ़ जैसा, जहां पे स्पेसिफिकली केसेस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज केसेस को देखते चलो, बस दैट इज इट। क्योंकि होता क्या है ना कि एकदम जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। समर्थ अग्रवाल में आपको लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, रीसेंट जो मिलेंगे वो छत्तीसगढ़ में आने की चांसेस कम होगी। दूसरा, अगर आप रीसेंट केसेस देखने जाओ तो बेहतर होगा कि सब्जेक्ट वाइज उनको थोड़ा बहुत एक बार रेफर करना शुरू करो। तो जो लाइव लॉ का डाइजेस्ट है या बार एंड बेंच का डाइजेस्ट आता है, ये आपको वर्कआउट कर जाएगा, मतलब इट विल वर्क, ठीक। हाँ, इट्स स्टिल मार्च, एग्जैक्टली, इट्स स्टिल मार्च। अभी तक जो मार्च तक हुआ ना वो है। अब छत्तीसगढ़ कब आ रहा है पेपर, कब आपसे पूछा जाएगा, यू विल हैव टू फिगर दैट आउट, ओके। चलिए बढ़िया रक्षा, दैट्स ग्रेट। वो तो मानेसरी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपको हर स्टेट के पीआईपीस देखने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे उसमें से आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, वरना अपना मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वही छूट जाएगा। फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर 7, दैट इज द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। नाउ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो दो सेक्शंस ऐसे हैं जिनको प्रोमिनेंटली आपको देखना होता है। चैप्टर नंबर 6 Section 121, that is waging war or attempting to wage war against the government of India. Number 2 is section number 124A, that is sedition. Now, waging war against the government of India, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं
कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ये वॉर टर्म यूज हुआ है, इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अच्छा ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पहले ही बता दूं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, ठीक है। ये एरिया एंड 124A को अगर छोड़ दे तो पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? इस चैप्टर में जहां जहां डेथ पेनल्टी दी हुई है वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा 124A से यहाँ के प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 124A से आपके मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि नंबर बहुत चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन चैप्टर से अगर कंपेयर करें जो ऑलमोस्ट डेड चैप्टर है उसके कंपैरिजन में 124A जो है सेडिशन जो है उसके आपके प्री के भी क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्री में मैं बता दूं सेडिशन से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर 1 आपको सेडिशन से सेडिशन की जो डेफिनेशन है एक्सप्लेनेशन है उससे मिलेंगे, सेक्शन नंबर 124A इससे मिलेंगे, केस लॉज से मिलेंगे, केदारनाथ का केस पूछा जाता है, कभी कभी बाल गंगाधर तिलक का केस पूछा जाता है, तो these are the significant 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे फोकस कर लें, ठीक है। हाँ, और कब ऐड हुआ अमेंडमेंट वाला ये चीज, बस इससे ज्यादा आपसे प्री में सेडिशन के क्वेश्चंस नहीं बनते। प्लस साथ साथ में सेडिशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे मेंस एग्जामिनेशन में वो कभी कभी फैक्चुअल हो सकते हैं, इसीलिए फैक्चुअल क्वेश्चन से डील करने के लिए मैं आपको केस लॉज लिखवा दूंगा, ठीक। फैक्चुअल क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैं आपको कुछ केस लॉज लिखवाऊंगा जिससे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम, ठीक। सो ये दो सेक्शंस हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा, बाकी के जो सेक्शंस हैं वो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि उन्हें आप खुद से रीड करें, क्यों? क्योंकि डेड एरिया है, अगेन इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस टाइम इफ वी गो इनटू दैट डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन उन सेक्शंस को आप आराम से रीड कर सकते हैं, दैट कैन बी डन ऑन योर, ठीक है। लेटेस्ट देखो, सेडिशन हैज ऑलवेज बीन अ लेटेस्ट टॉपिक। जब आप सेडिशन को देखते हो ना तो सेडिशन बेसिकली हमेशा टसल में चलता है 1901 के, तो लेटेस्ट इशू अगर आप देखोगे ना तो सेडिशन इज समथिंग कि एवरी अदर मंथ, एवरी वंस ट्वाइस थ्राइस, मतलब 4 टाइम्स इन ईयर ये हो जाता है कि किसी ना किसी व्यक्ति को सेडिशन के लिए चार्ज किया जाता है। अब वो व्यक्ति सेडिशन के लिए पनिशेबल है या नहीं है ये फिर कोर्ट में दाखिल किया जाता है, मामला डिजायर मतलब किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या इस बंदे को एक्चुअली सेडिशन के लिए पनिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो जैसे जेएनयू वाला जो पूरा सिनेरियो हुआ था या हार्दिक पटेल का पूरा सिनेरियो हुआ था या मोहम्मद जुबैर का केस आता है, तो जितने भी ये इस टाइप के मामले होते हैं, ठीक। अब कई जगहों पे वाकई में सेडिशन हुआ है, कई जगहों पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सेडिशन नहीं है, तो ये टसल जो है ना ये रेलेवेंट टॉपिक तो हमेशा ही रेलेवेंट रहता है बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन, क्योंकि जो सेडिशन की डेफिनेशन आपको दी गई है वो लेजिस्लेचर ने तो पत्ता झाड़ लिया है, लेजिस्लेचर ने डेफिनेशन में पत्ता झाड़ा है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया जो सेक्शन 124A की डेफिनेशन है, लॉयर्स की तरह पढ़ो, जजेस की तरह पढ़ो, क्योंकि तुम्हें इंटरप्रेट करना है। 124A का स्कोप जो है वो बहुत ओपन एंडेड है, हैव यू नोटिस दिस? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड सेक्शन। ओपन एंडेड होने का मतलब है कि इट इज ओपन फॉर योर इंटरप्रिटेशन, तुम लोग भी खुद भी सेडिशन की डेफिनेशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो, इट्स वेरी ओपन एंडेड, दैट इज व्हाई लेजिस्लेचर ने तो वहां पे मेहनत करी नहीं। अच्छा, लेजिस्लेचर ने वहां पे अमेंडमेंट भी नहीं की, समझ रहे हो? अब आप सोच रहे हो कि लेजिस्लेचर वहां पे अमेंडमेंट क्यों नहीं कर रहा है, ये भी दिमाग लगाओ। व्हाई वुड द लेजिस्लेचर नॉट मेक अमेंडमेंट्स इन द सेक्शन एज इट इज? जो 124A है लेजिस्लेचर उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं करना चाहेगा? भाई क्या करा, अभी अमेंडमेंट कर देते हैं, लेट्स मेक इट मोर क्लियर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी। जी यही रूल है ताकि किसी को भी रोक लो, हाँ जी ये पॉइंट। तो लेजिस्लेचर तो जैसी उसको डेफिनेशन मिल गई है ना, अनलेस पूरा आईपीसी चेंज हो जाए, ठीक, ये डेफिनेशन कहीं नहीं जा रही, वो इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट, दैट्स इट। कि भैया हमें सामने वाले व्यक्ति को जेल में डालना होगा हम डाल देंगे, ठीक, हमें उसको कोर्ट में घसीटना होगा हम घसीट लेंगे। कई बार वो वाकई में सेडिशन करता है तो भी घसीट लेंगे और नहीं करता है तो भी घसीट लेंगे, भैया गेहूं के साथ खुंदी पिस जाता है वैसा वाला हिसाब, ठीक। खैर उससे पहले हम लोग सेक्शन 121 को देखते हैं। हाँ ओमिटेड तो नहीं होगा बट अमेंड तो होना चाहिए। पहले 121 को देखते हैं, व्हाट डू वी हैव हियर? वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 2-3 लाइन की छोटी सी नोट मेकिंग होगी, वो मैं करवाऊंगा आपको। हूएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, whoever wages war against the government of India or attempts to wage war, such war, attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो 121 क्यों रेलेवेंट हो गया? क्योंकि ये पहला सेक्शन है आईपीसी का जहां पे आपको डेथ पेनल्टी देखने को मिलती है। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड व्हिच शोज यू, जो आपको दर्शन करवाती है मृत्युदंड के, ठीक, 121। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वेजिंग का मतलब होता है कि शुरुआत करना, ठीक है, वेजिंग मतलब शुरुआत करना या किसी चीज की नींव रखना, टू बिगिन समथिंग, ठीक। यहाँ पे जो वॉर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इज इट एन ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन बेस्ड डेफिनेशन? जो वॉर शब्द हमें इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे आईपीसी में, क्या ये वॉर शब्द इन जनरल जैसा हम वॉर को समझते हैं वैसा है या इट हैज अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑल टुगेदर? हाँ यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे द टर्म वॉर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म वॉर। वॉर का ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन क्या होता है? वॉर का ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन इज जैसा वॉर, ठीक है, जैसा वॉर वर्ल्ड वॉर रहा है या फिर जैसा वॉर इंडिया पाकिस्तान का रहा है या फिर जैसा वॉर अमेरिका के लिए वियतनाम वॉर का रहा है। Have you guys heard about वियतनाम वॉर? अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक।
वियतनाम वॉर के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट, इराक को भी हटा दो, इराक बगदाद अपना सद्दाम हुसैन वाला जो था वो तो सीन ही अलग था, ठीक, लेकिन वियतनाम वॉर जो है, ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना है, वियतनाम वॉर जहां पे इट वाज अ वॉर बिटवीन वियतनामीज एंड यूएसए, ठीक है, यूएसए और वियतनाम, इसके बीच की लड़ाई थी, तो आइडियली इसमें जीतना चाहिए यूएसए को, लेकिन जैसे फैक्ट्स पता चलते हैं, डू यू गाइस नो कि वियतनाम वॉर जीता कौन था? दिस इज अ इंफॉर्मेशन जो तुम लोग गूगल कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको तुम्हें गूगल करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक आइडिया लेना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे माइंड को फ्रेश करेगी। इसमें जीता वियतनाम था, जरा सा देश, पुच्चू सा, ठीक है, हरा दिया यूएसए को, यूएसए को निकलना पड़ा, छोड़ के, देश छोड़ के जाना पड़ा, कई साल तक वहां पे रहे कि भैया जीतेंगे जीतेंगे, नहीं जीते, नहीं जीते, हरा ही नहीं पाए। वियतनाम जितने लोग थे वहां पे, ठीक, उन लोगों ने जंगल का फायदा उठाया, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है, केव्स वगैरह बनाई, बहुत सारे ऐसे शेल्टर हाउसेस बनाए जो यूएसए कभी पकड़ ही नहीं पाया, उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई वियतनाम को हराने में, इट्स अ लेजिट फैक्ट, ठीक, ये चीज है, क्या है? सो जैसा हम लोग वॉर को देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो गया, या ये इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, या वियतनाम वॉर हो गया, दिस इज नॉट द वॉर दैट वी आर लुकिंग एट। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स करके एक पूरा सिस्टम चलता है, जैसे आपका धर्मा प्रोडक्शंस है, जैसे आपका रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, वैसे हॉलीवुड में एक चलता है एमसीयू, ठीक है, अब इसकी मूवीज आती हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा अवेंजर्स वगैरह, इन्फिनिटी वॉर हो गया, एंड गेम हो गई, ये सारी, अभी शी हल्क वगैरह चल रहा है, उसका फिनाले आया, फालतू का फिनाले, घटिया एकदम, खैर छोड़ो, इनकी इनकी एक मूवी है बाय द नेम ऑफ सिविल वॉर, इनकी एक मूवी है बाय द नेम ऑफ सिविल वॉर। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू अबाउट सिविल वॉर इज, सिविल वॉर का मतलब होता है, ठीक है, सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध, गृह युद्ध, यानी कि अंदर से किसी भी कंट्री को या किसी स्टेट को खोखला बनाना। Now you got the context of it. So जब हम waging war against the government of India की बात करते हैं, तो waging war against the government of India would mean कि internally India को या देश में जो सरकार है उसको गिराने के प्रयास किए जाए, ठीक है, इंटरनली अगर ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जिससे कि देश में अस्थिरता है, अनरेस्ट का सिचुएशन हो, लोगों को परेशानियां हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो वो होता है वेजिंग वॉर अंडर सेक्शन 121। सो यहाँ पे वॉर का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरनल है, ठीक है, इट इज एन इंटरनल बैटल, इट इज एन इंटरनल रिबेलियन, इट इज एन इंटरनल, आई वुड से यस, डिस्टर्बेंस, करेक्ट, ठीक, ये है वॉर, ओके। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बस नोट मेकिंग लिख लें, रिवोल्ट भी कह सकते हो, यू कैन गिव इट आइदर नेम्स, इसमें छोटी छोटी सी नोट मेकिंग है, जस्ट डू इट, लिख लीजिए, ज्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एज पर द नहीं, नहीं आएगा प्रिया, लिख लीजिए, एज पर द पार्लियामेंट अटैक केस, as per the parliament attack case, that is NCT Delhi versus Navjot Sandhu aka अफजल गुरु, कोर्ट्स में लिखिएगा इसको, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को रेफर करते हुए जस्टिस वेंकट रमन ने कोट किया था लॉ कमीशन की रिपोर्ट को और बताया था कि एक्चुअली वेजिंग वॉर क्या होता है। सो लिख लें, वी कंसीव द term, again quotes, wages war against the government, we conceive the term wages war against the government naturally to import a person arraying himself, arraying का मतलब होता है एक डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, arraying himself in the defiance of government, Justice Venkataraman, in the defiance of the government, in like manner, and by like means, as a foreign enemy would do,
and by like means as a foreign enemy would do, comma, full stop. That's it. इतना ही है, इतना काम का है. इसके बाद लिख लें, डैश डाल के लिखिएगा. An organized movement foreign enemy would do himself in defiance of the government. Dash arrow डाल के लिखें. An organized movement attended with violence. An organized movement attended with violence and attacks against the public officials and armed forces while agitating for the repeal of an unpopular law agitating मतलब एक तरीके की रिक्वेस्ट ही होती है बट बार बार, ठीक है, रिपीटेड. For the repeal of an unpopular law or for preventing burdensome taxes would amount to a scenario of a war. अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई अनपॉपुलर लॉ आता है, ठीक, अनपॉपुलर लॉ आ जाए और उस अनपॉपुलर लॉ के अगेंस्ट, ध्यान से समझिएगा, फार्म लॉज एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, अनपॉपुलर लॉ आ जाए, फार्म लॉज. नाउ फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना एक बात होती है, ठीक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वॉयलेंट हो जाए तो, या अगर कोई दल वॉयलेंट हो जाए, हिंसा का प्रयोग करने लगे तो, अगर कोई दल जो है वो कुछ इस प्रकार एक्ट करे जिससे कि पब्लिक ऑफिशियल्स की जान पे बनाए, पब्लिक फंक्शंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो क्या ये वेजिंग वॉर की कैटेगरी में आएगा? यस, डेफिनेटली आएगा. ठीक, ये वेजिंग वॉर की कैटेगरी में 100% आएगा. इफ इट इज एन अनपॉपुलर लॉ, कई बार टैक्स लॉज ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक, अब आप मान लीजिए कि प्रोटेस्ट शो कर रहे हैं. प्रोटेस्ट शो करना इस देश में भाई आपका मूल अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट. बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि प्रोटेस्ट करते हुए अगर आप वॉयलेंट हो जाए या प्रोटेस्ट करते हुए आप कोई भी किसी भी प्रकार का आप ऐसा एक्ट करें जिससे कि जन सामान्य को, जनता को गुस्सा आए, हर्ट हो, नुकसान पहुंचे, वो सभी कुछ वॉर की कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाए. ये पॉइंट, ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इसमें सीसी भी लगेगा ना, एज इन सीएए प्रोटेस्ट. अच्छा, लग जाएगा. सीएए प्रोटेस्ट और सीसी, आर वी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स या क्या? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हाँ लगेगा. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग जाएगा. सीएए का जो सिनेरियो है वो भी लगेगा, लेकिन भैया ये वॉयलेंट होना जरूरी है, ठीक, वॉयलेंट होना जरूरी है. अगर वॉयलेंट हुए लगाई जा सकती है धारा. जस्टिस वेंकटरमन रेड्डी, जस्टिस पी वेंकटरमन रेड्डी, जस्टिस वेंकटरमन भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक, जस्टिस पी वेंकटरमन रेड्डी, बट जस्टिस वेंकटरमन इज द फेमस नेम. ठीक, चलिए, अब एक जो सवाल एक स्टूडेंट से पूछा गया था, ठीक, एंड इट वाज ऑब्वियसली एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि यहां से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी नहीं बनता, बट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था. एंड इज देयर एनीवन इन द एंटायर चैट बॉक्स जो हैंड रेज करके उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना चाहेंगे? एनीवन वुड लाइक टू अटेम्प्ट? ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव्स कृति के होते हैं, ठीक है भाई. ओके सर, पहले कोई साक्षी सर पहले क्वेश्चन बता दो सर. कृति मिस्ड द इनवाइट, ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं है. एनीवन हु वुड लाइक टू रेज हैंड? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप क्वेश्चन बताओ पहले. अरे कोई बात नहीं. एनीवन वुड लाइक टू रेज हैंड? इतना लोड काहे ले रहे हो? 121. हेलो, गुड इवनिंग कृति. सो कृति, आपको लगता है कि आपको आईपीसी का बेसिक नॉलेज है? यस सर, ट्राई करिए सर. कोई रेज नहीं करा था सर, मैंने रेज कर दिया. तो ये रेज नहीं किया, अपने आप रेज हुआ है? नहीं सर, कोई आपने सेकंड टाइम भी पूछा, कोई रेज नहीं करा था तो हां, ठीक, चलता. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि अगर आपको आईपीसी की बेसिक नॉलेज है, वेजिंग वॉर के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ पता है, मुझे बताइए व्हाट इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर वेजिंग वॉर? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर.
wage war, in order to wage war against the government of India, what is the specific number of persons? Minimum कितने लोग चाहिए? Sir, no. There is no specific number. Correct. Yes, sir. That's There is one person. हाँ, अगर क्वेश्चन है ये तो एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 1% पे वेजिंग वॉर का, ध्यान से सुनना, क्या 1% पे वेजिंग वॉर का चार्ज लग सकता है? दैट इज द क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन ये है. यस सर. सर चार्ज, सर जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ज क्रिएट हो सकता है, बट सर वो हो नहीं. प्रैक्टिकली सोचे तो वेजिंग वॉर अकेला एक पर्सन के लिए पॉसिबिलिटी चांसेस कम है कि वो करेगा. कहीं ना कहीं से पर्सन इन्वॉल्व होंगे, बट सर अगर स्पेसिफिक बोले तो चार्ज सर 1% पे क्यों नहीं लग सकता? ऐसे भी डायरेक्टली डिनाई तो है सर, जैसा मुझे मेरी नॉलेज है सर. टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. यस सर. गुड जॉब. द आंसर इज यस. वेजिंग वॉर का चार्ज लगाया जा सकता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रदीप, ग्रेट जॉब. ठीक है. थैंक यू सर. सी दैट सिंपल. आराम से हो गया. तो लोड काहे लेना है? हैंड रेज करने में शर्मा मत करो. ठीक है. हाँ, एक बंदे पे देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, आप एक व्यक्ति भी अगर है, एक व्यक्ति पे भी वेजिंग वॉर के चार्जेस लगाए जा सकते हैं. ठीक, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. ये स्टार बना करके लिख लो. यू कैन मेक इट अ पॉइंट ऑफ इट. लिख ले. नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस, no specific number of persons is necessary to constitute an offence under section 121. पार्लियामेंट अटैक केस में ही बोला गया है. No specific number of persons is necessary to constitute an offence under section 121 of IPC. That's it. ठीक. Now, guys, just do one thing. एक बार सेक्शन नंबर 121 ए से लेकर के 123 तक, इनफैक्ट 124 तक रीड कर लीजिए. जस्ट गो अहेड एंड रीड इट. सिर्फ एक बार पढ़ लें. दैट्स ऑल. क्योंकि उसमें वहां से क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाते. सो वी आर नॉट गोना वेस्ट टाइम अबाउट इट, बट जस्ट गो अहेड एंड रीड इट क्विकली. हाँ, इट्स अ फैक्ट. सबसे छोटा चार्ज क्या लगा था अजमल का साहब पे? किसी को पता है? बहुत फनी है ये. प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली थी अंकल ने जी. बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पहुंच गए थे. चलो ठीक. हाँ, तो अनलॉफुल असेंबली का भी चार्ज लगता है, वेजिंग वॉर का भी लग सकता है. दोनों चीजें हैं. वेजिंग वॉर का नेचर लगना चाहिए. क्या आप उस प्रकार एक्ट कर रहे हो जिस प्रकार देश का कोई दुश्मन एक्ट करे? देश का कोई दुश्मन एक्ट करे? अगर हाँ तो वेजिंग वॉर. अगर नहीं, हाँ, कहीं से भी चलता है, कहीं से भी चलता है. बट ये है कि हाँ, ट्रायल चलाने के लिए, उस पे चार्ज वगैरह फ्रेम करने के लिए ऐश्वर्या, उस व्यक्ति का भारत में लाया जाना, किसी न्यायालय के सामने पेश किया जाना कंपलसरी. दैट्स ऑब्वियस, यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक. ओवरऑल का मीनिंग लिख लीजिए यहाँ पे. अच्छा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है. जस्ट राइट दिस डाउन. ओवरऑल एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं सेक्शन 121 में, 121 ए में, ओवरऑल. या आगे भी पढ़ोगे. ठीक, लिख लें जरा. Overall, it means the creation of a situation. हाँ, निहार का बता दे रहा हूँ. Just a second. It means the creation of a situation in which the members of central or state government feel themselves compelled. The members of the central or state government feel themselves compelled to choose between yielding to force. It means creation of a situation in which the members of central or state government feel themselves compelled to choose between yielding to force. Yielding to force का मतलब है गिव अप करना, सरेंडर करना, कि जो सामने वाला डरा धमका रहा है उस पे सरेंडर करना, हाथ खड़े कर देना. yielding to force or exposing themselves or members of the public to a very serious danger. तूने चुराया मेरे दिल का चैन. Fair enough. That's the definition of overall. Okay? समझ में आ गया? Sir, 122 preparation based
पनिशबिलिटी क्रिएट कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली देखो जब आप 122 को रीड करते हो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि इट्स एक्चुअली वेजिंग वॉर के लिए ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट प्रिपरेशन बोला नहीं जा रहा है क्योंकि सीधे वेजिंग वॉर वाला एंगल चल रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वर्क्स इन दैट डायरेक्शन। ठीक, ये पॉइंट है। फेयर इनफ, ओके चलो 123 आई बिलीव आपको समझ में आ गया था। 124 की बात करते हैं। गुड इवनिंग पीटर। नाउ टॉकिंग अबाउट 124 says assaulting president, governor etc with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। ठीक, now जरा देखिए प्लीज, फोकस डोंट लूज योर फोकस प्लीज। When we look at section 124 जो है वो लेवल अप करता जा रहा है। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, जब आपने 121 को पढ़ा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसी में वेजिंग वॉर पहले जनरल पब्लिक के अगेंस्ट चल रहा है। यस, जनरल पब्लिक। उसके बाद आप जनरल पब्लिक के अलावा जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, आर्म्स एंड एमिनिशन इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी ऐसे डिग्निटरी को, ठीक है, आप किसी ऐसे डिग्निटरी को कैप्चर कर रहे हैं या उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं एक तरीके की शील्ड बना करके आप अपने मोटिव को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ये मूवीज वगैरह में देखा होगा। एक मूवी है जिसका नाम है बाजीगर, नहीं गलत मूवी की तरफ जा रहे हैं, बादशाह। ठीक, यस बादशाह, फेयर इनफ। ठीक है, बादशाह। सो बादशाह मूवी इज अबाउट दिस ओनली कि इसमें जो सीएम है, पीएम है, ठीक, सावित्री जी, उनको हिराकी जो है उनको ही ये लोग कैप्चर कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पस कि भाई जो भी काम है वो हम इनसे करवा लेंगे या इनके एबडक्शन पे जो सरकार है वो गिव अप कर देगी। निहारिका, डिड यू गेट द पॉइंट नाउ? 124 का पर्पस यही होता है। 124 का पर्पस है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हु इज इन चार्ज, हु इज इन पावर, ऐसे व्यक्ति को कैप्चर किया जाए जिसके बाद जो बाकी का सिस्टम है वो चरमरा जाए और गिव अप कर दे आपकी डिमांड्स की तरफ। दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, सीधे हम लोग आते हैं टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 124A क्योंकि वो अब हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस वाला है, जिससे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। यस रोहित, अच्छा ओके, सो मुझे दो डाउट है। 121 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर होता तो वो एलियन एनिमी पर भी हो सकता है। देखो एलियन एनिमी पे होता क्या है ना, इस पे यूएपीए के लॉज भी लग सकते हैं, उस पे आईपीसी के चार्जेस भी लग सकते हैं, उस पे और भी दूसरे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है कोटा वगैरह उसके भी चार्जेस वगैरह लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एलियन एनिमी अगर मान लो फॉरेन में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है तो यहाँ ला करके आप उस पर जब ट्रायल शुरू करोगे तब चार्ज लगा पाओगे। ठीक, जब तक भारतवर्ष में आए नहीं है तब तक भाई चार्ज लग नहीं सकता, तब तक उससे पहले तो वो बाहर बैठ के कोई भी कांड करता रहे, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि इस पे ये चार्जेस लग सकते हैं। सो डेफिनेटली एलियन एनिमी पे ये चार्जेस लग जाएंगे, वो इंडिया में बैठे चाहे कहीं पे भी बैठे। ठीक, लेकिन ट्रायल शुरू होना उसका जरूरी है क्योंकि चार्ज के बिना ट्रायल शुरू हो गई। 121A में लिखा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड पनिश एक्सटेंड टू 10 इयर्स, तो इसका क्या माने? एक सेकंड, 121 ओके देखिए, जस्ट अ सेकंड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। और अवेट्स द वेजिंग वॉर 121 की बात करें, 121A है सॉरी, हाँ, or conspires by means criminal force shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description। तो बेटा एंड कहाँ है यहाँ? और है ना, और लिखा है तो उसमें एंड का नहीं, इंडियन टेरिटरी में आना जरूरी नहीं है, इंडियन टेरिटरी में न्यायालय के सामने पेश किया जाना जरूरी है, दैट्स इट। और है ना बेटा, इट्स और, तो या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, दैट्स इट। रोहित समझ में आ गया? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंड नहीं है और है। एक बार बैराक देखो, कहीं बैराक में डॉट तो नहीं है। 121A का explanation, to constitute a conspiracy under this section it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof। भाई जैसा सीसी का पार्ट 1 था वही है, that's it, ये हाँ, और है ना, और है तो बात ही खत्म, तो उसमें क्या दिक्कत है? shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years। अगर लाइफ imprisonment लायक मामला लग रहा है तो लाइफ imprisonment दे दो, लेकिन अगर लाइफ imprisonment नहीं देना चाहते, imprisonment देना चाहते हो, चाहे सिंपल चाहे रिग्रेस, तो up to 10 years तक की punishment दे सकते हो, सिंपल, that's the rule। समझ में आया? ठीक, हाँ समीक्षा, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। चलो 124 को एक बार फटाफट रीड करते हैं। सेडिशन के बारे में बात करता है। व्हाट डज इट से? whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise। देखिए whoever by words either spoken or written, अब कोई भी ऐसे शब्द हो, चाहे बोले हुए हो चाहे लिखे हुए हो, वन, और by signs, साइन लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, ठीक, और by visible representation, कई बार कार्टून्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, एनिमेशंस वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, एग्जैक्टली कैरिकेचर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो इसके थ्रू भी। और अदरवाइज, यहाँ पे और अदरवाइज क्यों लिखा गया है? Why have we used the term or otherwise over here? जल्दी क्विक इंटरप्रिटेशन फटाफट से बताओ। Why have we used the term or otherwise? ठीक, इंक्लूसिव नेचर का रखा है अपन ने, we have kept it of inclusive nature। ठीक, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना वो डेफिनेशन अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। और अदरवाइज का मतलब यही होता है कि भैया जो हम ना बता पाए वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, और अदरवाइज। ठीक है, आगे बढ़ो। ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग, या तो ऐसा कारित करे या कारित करने का प्रयास करे, इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट। अब डिफरेंस क्या है देखिए, एजुस्टम जेनरस, यस एग्जैक्टली रोहित, वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। सो या तो कंटेम्प्ट या फिर हेट्रेड,
बीच का एक बहुत प्राइमरी डिफरेंस होता है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है डिसोबे करना, ठीक है, फेयर एनफ। हेट्रेड का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ नाराजगी ना रखना, सामने वाले व्यक्ति से अपन कह सकते हैं हेट ही रखना, कहते हैं उसको, सामने वाले व्यक्ति से बैर रखना, ठीक है, उसके बारे में बुरा सोचना, ठीक, दैट इज अ डिफरेंट एनिमोसिटी कह सकते हो। हाँ ठीक है, तो देखिए आप इस चीज को समझिएगा। अगर पापा ने आपको कहा है कि बेटा सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लो, आप जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर पापा ने आपको कहा है कि बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी हैं, ठीक है, आप होंगे अपने स्कूल के टॉपर, आप होंगे चेस चैंपियन, आपको 10 बजे के पहले, ठीक है, 10 बजे के पहले घर के अंदर आना है। अगर आप 10 बजे के पहले घर के अंदर नहीं आए तो आपके 10 छोटे छोटे टुकड़े करके मैं 10 अलग अलग जगहों पे जा करके 10 अलग अलग तरीकों से छुपा दूंगा, ठीक है, फेयर एनफ। ये अगर आप बात ना माने, ठीक है, ये बात अगर आप ना माने, दैट इज कंटेम्प्ट। समझ में आया? अगर सामने वाला व्यक्ति जो चाह रहा है उस बात को आप ना माने तो वो कॉन्टेम्प्ट होता है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब अवहेलना करना, किसी व्यक्ति की सुप्रीमेसी को डिनाई करना, डिफाई करना, ठीक, दैट इज अपमान करना, अपमानित करना, दैट्स कॉन्टेम्प्ट, ठीक, किसी की बात ना मानना, यस दैट्स कॉन्टेम्प्ट। हेट्रेड का मतलब है कि बैर भाव क्रिएट करना, सिर्फ गुस्सा नहीं, सामने वाले के मन में एनिमोसिटी क्रिएट करना, सामने वाले को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बनाना, दुश्मनी लाना, ठीक, ये होता है हेट्रेड, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक महिला है जिनका नफरत क्रिएट करना, एक महिला है जिनका नाम है परी, एक दूसरी महिला है जिनका नाम है सिमरन, ठीक, और एक तीसरी महिला है जिनका नाम अपन कुछ भी रैंडम नाम अपन रख देते हैं, लेट्स कॉल हर थोड़ा रिच नेम देना है, शनाया, ठीक है, शनाया। ध्यान से समझिए, ये सभी लोग मिल करके फेयरवेल की तैयारियां कर रहे हैं। अब इसी में क्या है, शनाया ने एक रेड कलर की ड्रेस खरीदी है, फेयर एनफ, ठीक है, शनाया ने एक रेड कलर की ड्रेस खरीदी है। अब परी जो है, परी ने भी एक ड्रेस खरीदी है जो लगभग, ठीक है, लगभग उसी कलर की है जैसे कलर की शनाया की ड्रेस है, फेयर एनफ। अब ध्यान से समझना, पॉइंट इज, हाँ ठीक है, वो जो भी ड्रेस है, जो वन पीस है, जंप सूट है, कुछ भी है, जो भी फेयरवेल की ड्रेस होती है वो है, साड़ी वगैरह जो भी। सिमरन ने परी को बोलना शुरू किया कि बहन तुम्हें पता ही नहीं चला, शनाया तो मिस फेयरवेल ले जाएगी, मिस ईद तो शनाया ही बनेगी, देखो देखो तुम्हारी कॉपी कर ली उसने, सेम ड्रेस, जो तेरी बहन, जो तेरी ड्रेस है ना, जो तूने सरोजी से खरीदी है, वो तेरी बहन H&M से खरीदा। देख बहन, ऐसा कोई करता है क्या? आपने अपने खुद के सगे वाले क्लास वालों के साथ कोई करता है क्या बहन? मतलब मैं तो अपने दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना करूं कि जिस कलर की ड्रेस मेरे दुश्मन ने खरीदी है मैं भी उसी कलर की ड्रेस खरीद लूं और मैं मिस फेयरवेल, मिस फ्रेशर्स बन जाऊं। ये कौन करता है आज के समय? ठीक, दिस इज नोन एज क्रिएटिंग हेट्रेड, ठीक, क्रिएटिंग हेट्रेड यही है। अब आप किसी भी तरीके से हेट्रेड क्रिएट करो, भड़काना, ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया? आगे चलते हैं। हेट्रेड और कंटेम्प्ट or excites or attempts to excite disaffection. Now, the difference between all of these terms, disaffection. Disaffection is a term which actually in its literal interpretation means कि सामने वाले के मन में किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का एक dissatisfaction create करना, dissatisfaction create करना। Now, what is dissatisfaction? कि यार अभी तक तो ये देखो काम अच्छा कर रहा था, लेकिन यार अब ये व्यक्ति काम अच्छा नहीं कर रहा, किसी तरह का द्वेष वगैरह क्रिएट करना। Exactly. I'll tell you with an example. There is a movie by the name of Pirates of Caribbean on Stranger Tides, ठीक है, मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं। एक शिप है जो कि एक नदी में तैर रही, ठीक है, उस शिप पे जो कैप्टन है उसका नाम है ब्लैक बियर्ड, व्हाटएवर, आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, आपने मूवी नहीं देखी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एक शिप है, उसका कैप्टन है ब्लैक बियर्ड, तो जितना भी क्रू है वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्लैक बियर्ड व्यक्ति की बात मानता है। अब उसी का नाम है जैक स्पैरो, ठीक है, ये एम्बर हर्ड का पति है जिसका चेहरा दुनिया में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। फॉर नो गुड रीजन, व्हाई इज दैट रेलेवेंट, बट ठीक है, हमें जानकारी मिली हुई। जैक जो है वो क्रू मेंबर्स को ये बात बताता है कि भाई यार देखो ऐसा है कि जो ब्लैक बियर्ड है ना यार, ये काम कर नहीं पा रहा है, इससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है, ही कैन नॉट डू इट। समझ में आया? ये दिख गई है गवर्नमेंट, ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं, गाली वाले कुछ शब्द एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज क्रिएटिंग डिसअफेक्शन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इसको डिसअफेक्शन क्रिएट करना कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में आपको लेकर के अफेक्शन है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के उनके अगेंस्ट भड़काना शुरू करे, डिससैटिस्फाई करना शुरू करे, ताकि आपके मन में जो एक झुकाव है वो खत्म होता जाए उस व्यक्ति के प्रति। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ऑफिस में बॉस होता है, ठीक है, ऑफिस में बॉस होता है, बॉस का होता है चमचा, राइट हैंड, ठीक, एक राइट हैंड है, फेयर एनफ। अब बॉस का एक और दूर का एक पहचान वाला व्यक्ति है, ठीक, वो बॉस का लेट्स से फॉर एग्जांपल दोस्त वगैरह जो भी है, एक और एम्प्लॉय है, ठीक, एक्स। अब एक्स ये देखता है कि यार ये जो राइट हैंड है ये तो बॉस के बहुत करीब है, तो ये सारी इंक्रीमेंट तो यही ले जाएगा, सारी चीजों का क्रेडिट तो यही ले जाएगा, पीपीटी मैं बनाऊंगा, प्रेजेंट ये करेगा, तारीफों के पुल ये बटोर लेगा, तो गलत बात है। तो इसने क्या किया, बॉस को धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि सर वो जो आपका खास आदमी है ना, ठीक है, वो सर ठीक आदमी नहीं है सर, मैं देखा सर, उसकी गंदी नजर है सर, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्वच्छ भाषा में आपको बता रहा हूँ, उस व्यक्ति की नजर सर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सर, मतलब
जो रेफ्रिजरेटर में आपने आइसक्रीम वगैरह रखी है ना, जिस प्रकार वो उस आपके रेफ्रिजरेटर में रखी हुई आइसक्रीम को देखता है ना सर, वो मैं कभी नहीं देखूंगा। वो जो चॉकलेट शेक आप ला के रखते हो ना अपने रेफ्रिजरेटर में, जिस तरीके से वो जिस नजर से देखता है ना सर, सर उसकी नजर खराब है सर, मानो आप इस बात को, ठीक है। दिस इज क्रिएटिंग डिसअफेक्शन। सो द डिफरेंस बिटवीन कंटेम्प्ट एंड disobeying the contempt, hatred and disaffection is this. There is clear cut difference. जब आप contempt create कर रहे हो तो आप सामने वाले का disobedience करने को बोल रहे हो कि यार अपन लोग कल से बॉस की बात नहीं मानेंगे, ठीक। contempt, hatred मतलब आप animosity create कर दो, दो लोगों के बीच में, दो पक्षों के बीच में आप दुश्मनी ला दो, ठीक। disaffection का मतलब होता है, ठीक है, disaffection का मतलब है कि आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक dissatisfaction create कर दो, एक दुर्भावना ला दो, exactly, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति किसी एक जिस पर्सन के लिए आप दुर्भावना क्रिएट कर रहे हो उसको लेकर के क्या हो जाए, डिससैटिस्फाइड हो जाए, मन उसका उचट जाए, ये पॉइंट है, ठीक। चल, to bring contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. So the expression disaffection, explanation में दिया हुआ है, includes disloyalty and all feelings of enmity, ठीक। all feelings of enmity hatred से भी आ सकती है, तो दोनों का नेचर लगभग सिमिलर होता है, बट इसमें मेजर फोकस होता है disloyalty, disloyalty, ठीक। That's the point of it. Fair enough. ये है. That is creating disaffection in the minds of the people. आगे चले explanation number 2. Comments expressing disapprobation of the measures of the government. Disapprobation मतलब कि भाई हम satisfied नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, अपना disapproval दिखाना. So comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means, without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection, do not constitute an offence under this section. समझ में आया? अब मान लो कि कोई लॉ ऐसा लाया गया है जिसको लेकर के आप डिसअप्रूवल की भावना रखते हो, आप उस चीज को फेयरली क्रिटिसाइज करना चाहते हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से, ठीक है, आप किसी भी तरीके से उस लॉ के सपोर्ट में तो नहीं। अब अगर आप उस लॉ को डिनाई करते हो, डिसअप्रूव करते हो, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो, तो जब तक आप किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करते हुए हेट्रेड ना क्रिएट करें, कॉन्टेम्प्ट ना करें, डिसअफेक्शन ना क्रिएट करें, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर सरकार से नाराज है तो क्या उसके बारे में प्यार भरे शब्द बोलेगा? ये नहीं रक्षा, दिस इज अ सिनेरियो, यहां पे ध्यान से समझो, in which shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years. ये 124A का जो एस्पेक्ट है ना, ये लाइफ इंप्रिजनमेंट और 3 इयर्स इसलिए रखा गया कि छोटे मोटे अगर मामले हो तो 3 साल से या उससे कम की पनिशमेंट दे दो, ठीक है। अगर यही चीज बड़ी स्केल पे कर दी जाए तो, अगर यही कोई भड़काऊ भाषण जो है या ऐसा कोई सेडिशियस स्टेटमेंट जो है, ये अगर बड़े लेवल पे कर दिया जाए तो, अभी कल को उठ करके कोई एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, वो अपनी टीम बना करके अगर शुरू हो जाए ये करने, तो भैया फिर 3 साल में थोड़ी छूटेंगे। समझ में आया ये चीज? दैट इज इट, डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, एग्जैक्टली सच, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि पनिशमेंट कितने मिलेगी, कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाए सेडिशन करने के लिए, ठीक, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। बट सर अब सेडिशन उन पर भी लगा देते हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। यार देखो, दैट इज वन पॉलिटिकल अप्रोच, ठीक है, वन पॉलिटिकल अप्रोच, अब वो हर तरीके से लगाया जाता है। फेयर इनफ, आई एम सेइंग ना 124A को अमेंड नहीं किया जाएगा। अब इसमें बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, यहाँ ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे। दिस इज द रीजन व्हाई आई रिमेन एपॉलिटिकल। अपन एपॉलिटिकल रहते हैं, लॉयर्स को एपॉलिटिकल ही रहना चाहिए। कभी भी राजनीति की जानकारी पूरी रखो, किसी राजनीतिक दल से जुड़े ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू से दैट आई एम अटैच्ड टू बीजेपी, आई वोंट जज यू। इफ यू से आई एम अटैच्ड विद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनी आप पॉलिटिकल पार्टी से भैया सब लोग अटैच रहना चाहते हैं फॉर द सिंपल रीजन की प्रोटेक्शन मिलता है। पॉलिटिकल भाई कहीं पकड़ा गए तो पुलिस वाले से फोन पे बात किसकी करवाओगे? तो पॉलिटिकल पार्टी से सभी लोग, ठीक है, सभी लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लेजिट फैक्ट, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। व्हाट मैटर्स इज द आइडियोलॉजी। तो अगर आपकी आइडियोलॉजी गड़बड़ है, ठीक है, अगर आपकी आइडियोलॉजी भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, तो आइडियोलॉजी और लॉजिक इसको साथ में पैरेलली चला सकते हो तो चलाओ। अदरवाइज लॉयर्स को पॉलिटिक्स से, ठीक है, या पॉलिटिकल पार्टीज की प्रोपेगेंडा से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स तो करना ही चाहिए, वरना लॉयर से अच्छा पॉलिटिशियन कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अदरवाइज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है उससे दूर रहो। अब वो कांग्रेस का हो तो भी खराब है, बीजेपी का हो तो भी खराब है, वो किसी भी पार्टी का हो खराब है। अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सब कुछ खराब ही है, गंदा ही है, नहीं भाई, कई चीजें अच्छी होती है, बहुत सी चीजें अच्छी होती है, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे पर्सनल ओपिनियन में हमें खराब लग सकती है। दैट्स इट, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, रिमेंबर दैट। सो अब कहां पे 124A लगाया जा रहा है, कहां पे 124A नहीं लगाया जा रहा है, दैट्स कंप्लीटली अप टू द गवर्नमेंट, ठीक। आप ये बोल सकते हो कि ये सही लगाया गया है, आप ये बोल सकते हो कि ये गलत लगाया गया है, इसीलिए आपको पोजीशन ऑफ पावर में आना जरूरी है। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पोजीशन ऑफ पावर में आएंगे, अगर आप लॉजिकली रैशनली बिहेव कर रहे हैं, लाजे फेयर को फोकस कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट लाना चाह रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करना चाह रहे हैं, तब अच्छी बात है, ठीक। चलिए, सो एक्सप्लेनेशन 2, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन। अगर मान लो कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कमेंट आता है किसी पॉलिटिशियन की तरफ से या किसी भी लीडर की तरफ से, जो कि किसी भी पर्टिकुलर लॉ को लेकर के अपनी असहमति जाहिर कर रहा है, या फिर किसी भी लॉ की तरफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है, ठीक, समझ में आया? तो फिर वो कभी भी
सेडिशन की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा मामला पुलिस के सामने या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अगर ऐसा मामला आता भी है तो कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे मामलों को डिसमिस कर देती है। आपको ये बात पता होगी कि सेडिशन के मामले बहुत लागू होते हैं, लेकिन सेडिशन के बहुत सारे मामले डिसमिस कर दिए जाते हैं। डू यू नो दिस फैक्ट? बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसपे सेडिशन में आगे बात चलती है। अदरवाइज कई बार कोर्ट ऑफ लॉ मामलों को डिसमिस कर देती है, बोलती है कि भैया ऐसे तो तुम सामने वाले व्यक्ति का 19(1) खा जाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मैं कल कोर्ट करके बोलूं कि भैया ये वाली सरकार है, इसने ये वाला लॉ जो है ये खराब बनाया है, अब सरकार उठा करके हमें जेल में डाल दे, तो भैया जो क्रिटिसिज्म का मेरा अधिकार है वही छिन जाएगा ना। ये पॉइंट है, ठीक। एक्सप्लेनेशन 3, comments expressing disapprobation of the administrative or other actions of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt, ठीक है, or disaffection do not constitute an offense under this section। तो भैया अगर आप सिंपली किसी भी गवर्नमेंट को लो और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को क्रिटिसाइज करो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और पॉलिसीज में फर्क होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और पॉलिसीज में फर्क होता है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आपको डिफरेंस पता है पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में? पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन लाना, लॉ लाना, कोई स्टैट्यूट लाना, कोई प्रोविजन ले आना, दैट्स पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन इज इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी लॉ लेकर के आए और उसको लागू करना शुरू करें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बनता है, दैट्स द थिंग, ठीक। ये सो पॉलिसी मेकिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन है, आया, आपने कमेंट्स किए, आप डिससैटिस्फाइड हो, नो सेडिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहा है, गलत लग रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप उस पे कमेंट्स करते हो, किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन करते हो, नो सेडिशन। That's the rule of it। इसीलिए ये बोला जाता है कि सेक्शन 124A is not in contradiction to आर्टिकल 19(1)A। आपकी फंडामेंटल राइट्स को कहीं से भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट नहीं करता है। नाउ इसके अराउंड इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग है, वो कर लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन, फटाफट लिख लें। जस्ट राइट दिस डाउन। सुनाना कौन सी लास्ट लाइन में? द ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A, heading आएगा sedition, heading would be sedition। The offense under section 124A, सुना ना, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने ये बोला कि बस नोट मेकिंग करना, is closely connected with the section is closely connected with the wrong of ट्रीजन। किसी को ट्रीजन का मतलब पता है? एनीवन? बगावत, हाँ, देशद्रोह कह सकते हैं, बगावत कह सकते हैं। देशद्रोह से तो मुझे देशद्रोह की याद आता है, तो नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस है, ठीक है। कमाल आर खान, आगे लिख लें। सेडिशन, नेक्स्ट पॉइंट, सेडिशन इन इटसेल्फ is a comprehensive term। Sedition in itself is a comprehensive term and it embraces all the practices, थोड़ा सा तेज लिखिएगा, and it embraces all the practices whether by word, deed or writing, deed or writing, which are calculated to disturb the tranquility of the state, and lead ignorant persons to endeavor to subvert the government and laws of the country, इसका ऑब्जेक्ट लिख लीजिए छोटा सा, कि सेडिशन करते क्यों है। कोई व्यक्ति अगर सेडिशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ठीक, क्योंकि रीजनिंग होती है। सेडिशन, आप एक बात बताओ, क्या मर्डर की कोई रीजनिंग हो सकती है, या किडनैपिंग की, या रेप की, या ग्रीवस हर्ट की? इनकी कोई रीजनिंग हो सकती है? थिंक अबाउट इट, देयर कैन बी नो रीजनिंग फॉर सच ऑफेंसेस। आप मिसचीफ की कोई रीजनिंग नहीं दे सकते। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा था, आप कितना भी रिवेंज लेना चाहते थे, आपके साथ कितना भी बुरा हुआ, यू कैन नॉट गिव एनी रीजनिंग फॉर दीज पॉइंट्स। बट आप सेडिशन के लिए हमेशा रीजनिंग दोगे, हमेशा सेडिशन के पीछे एक जस्टिफाइड रीजन आएगा।
there will be some legit logic behind sedition. तो लिख लें, just write this down. It is to induce नहीं, revenge is not justified, kidnapping for money not justified. ठीक, it is to include discontent and insurrection and induce discontent and insurrection and stir up opposition to the government full stop. Next एक केस लिखिए. Name of the cases: Asit Kumar Sengupta. Asit Kumar Sengupta versus SO Chhattisgarh, State of Chhattisgarh. Just write this down. If नहीं, the necessary ingredients to attract punishment under section 124A appears to be the effort of bringing or attempting to bring into hatred, contempt or disaffection towards the government of India. कि जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक कहीं से भी सेडिशन की लायबिलिटी बनती नहीं. ठीक, नेक्स्ट एक और केस लिख लें, केदारनाथ केस. Just write this down. पुराना केस है, 1962 का है, स्टेट ऑफ बिहार. यस, just write this down. Section 124A is not unconstitutional. Section 124A is not unconstitutional. 1962 बेटे, is not unconstitutional और violative of. तारा सिंह की यार यहाँ पे जरूरत, मतलब वही है, बढ़ता चला जाएगा. केसेस तो बहुत सारे बच्चे, एकदम टू द पॉइंट स्पेसिफिक केसेस ही लिखवा रहा हूं. is not unconstitutional or violative of the fundamental right of freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). Full stop. It is only when, next line लिखिए, it is only when the words have the pernicious tendency, pernicious का मतलब है खराब, गलत, दुर्भावना लाने वाला. ठीक है, pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law that the law has to step in. नेक्स्ट एक स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिए. One of the oldest cases, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो. One of the oldest cases of sedition
is one of the oldest cases of sedition is the Bal Gangadhar Tilak versus Emperor case. The Bal Gangadhar Tilak versus the Emperor case. ठीक, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज करे, ठीक है, नाउ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड अब्यूजिव लैंग्वेज. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. जब हम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से वन वे और दी अदर लताड़ देना. सीधी भाषा में अगर अपन कहें लताड़ना या पूरी तरीके से झंझोर के रख देना. गाली देना नहीं, नॉट गाली देना. ठीक, एक नॉट डिफेम, एक्चुअली डिफेम भी नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब है सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने की क्या किया हो, हाँ, बेइज्जती करना या सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से आई वुड से कि उनको जितने जिस लेवल पे वो है उस लेवल से नीचे गिराना. ठीक, रोस्ट ही कह लो, लेकिन सभ्य भाषा का रोस्ट. रोस्ट इन अ वेरी सभ्य लैंग्वेज. ठीक, आई टेल यू हाउ दिस थिंग स्टार्ट्स, नॉट कर्स वर्ड्स, वो यहां आते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनिए. स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की शुरुआत होती है, आई टेल यू, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की शुरुआत होती है, बेटा जरा यहां आइए. अगर आपके घर वाले, आपके पिताजी, आपके पापा, आपकी मम्मी, ठीक है, या जिनके साथ भी आप रहते हैं, ठीक है, यस, अगर वो आपको ऐसे बुला रहे हैं, इफ दे आर कॉलिंग यू लाइक दिस, अरे बेटा, हाँ ऐश्वर्या जरा यहाँ आइए, तो अब आपको मालूम है कि आपके पास एक 10 सेकंड का विंडो है जिसमें आपको ये याद करना है कि आपने अपने जीवन में पैदा होने से लेकर अभी तक ऐसी क्या गलती की है जिसके लिए अभी तक आपको डांट नहीं पड़ी. ठीक, समझ में आया? यहां से स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बेटा शुरू होती है. तो माता पिता आपने नोटिस किया कि गालियां नहीं देते. माता पिता आपकी कड़े शब्दों में, जिसे कहते हैं ना, कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं. ठीक, समझ में आया? निंदा करते हैं. यस, एग्जैक्टली, निंदा करते हैं. ठीक, कड़े शब्दों में आलोचना करना, निंदा करना, दैट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज. ठीक, तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का अगर यूज करके, अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गालियां. अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिसमें किसी भी प्रकार से गालियों का इस्तेमाल. ठीक, तो वो डिफरेंट होता है, दैट्स ऑब्वियसली ऑलटुगेदर डिफरेंट. ठीक, नाउ टेल मी दिस फैक्ट, ये पॉइंट बताएं, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो क्या वो सेडिशन की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा. दिस वाज आल्सो हेल्ड इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. अगेन यू कैन राइट इट अगेन. इफ अ पर्सन क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है, अगर if a person is criticizing the government in a very strong language, ठीक है, or comments which are strongly worded, it will not amount to sedition. It will not amount to sedition. एक छोटा सा और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अगर एक अखबार है, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, या कोई न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ चैनल हो गया, कुछ भी हो गया, मैगजीन हो गई, कुछ भी, डेली वगैरह, एनीथिंग, अगर उस न्यूज़पेपर में किसी प्रकार का कोई सेडिशियस मैटर छपता है, ठीक, एंड ऑब्वियसली सेडिशियस मैटर है, उस न्यूज़पेपर में छपा है, तो जो व्यक्ति वो सेडिशियस मैटर लेकर के आया था, जिसने एक्चुअली जाकर के छपवाया, वो तो लायबल होता ही. क्या उस न्यूज़ चैनल का या उस न्यूज़पेपर का जो चीफ एडिटर है, क्या उसको भी सेडिशन के लिए लायबल किया जा सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या एडिटर को लायबल किया जा सकता है? भाई देखो, एडिटर न्यूज लेकर के नहीं आता, यू रिमेंबर दिस फैक्ट, ध्यान रखना इसका. एडिटर न्यूज लेकर नहीं आएगा, एडिटर का काम तो सिर्फ छपवाई देखने का. ठीक, यस, तो क्या एडिटर को लायबल किया जा सकता है? यस, एडिटर को लायबल किया जा सकता है. ठीक, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग है वो एडिटर की. अगेन अनदर क्वेश्चन जो यहाँ से फैक्चुअली बन सकता है, अगर कोई मूवी रिलीज हुई, ठीक है, कोई भी मूवी रिलीज हुई है, कंट्रोवर्शियल मूवीज की बात करें तो कश्मीर फाइल्स थी, या लाल बहादुर शास्त्री वाली द ताशकंद फाइल्स, ठीक है, यही नाम था शायद. ठीक, अच्छी मूवीज आप देखना चाहेंगे, बहुत बढ़िया मूवीज, अच्छी मूवीज. अब अगर मान लें कि ये जो कंट्रोवर्शियल मूवीज होती है, जैसी भी है, अच्छी बुरी, इन मूवीज में अगर कोई सेडिशियस डायलॉग होता है, तो क्या उसके लिए डायरेक्टर को लायबल किया जा सकता है? क्या द डायरेक्टर भी है लायबल फॉर दिस? यस. तो ये डायरेक्टली
तो वो चीज परफॉर्म नहीं कर रहे, दे आर नॉट द परफॉर्मर, दे आर नॉट द वन हु आर प्रेजेंटिंग इट ऑन द स्क्रीन, बट दे कैन स्टिल बी हेल्ड लायबल फॉर इट। यस, उनको लायबल किया जा सकता है। सो ये दो सिनेरियोस ध्यान में रखना, एडिटर वाला, डायरेक्टर वाला, ठीक है? समझ में आया? क्या बोर्ड लायबल होगा? नहीं, सेंसर बोर्ड को लायबल नहीं किया जाता, सेंसर बोर्ड को फटकार देकर के छोड़ दिया जाता है, उन्हें लायबल नहीं किया जाता। ठीक, समझ में आया? दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का एरिया कंप्लीट होता है। जो बाकी के ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के सेक्शंस हैं उन्हें प्लीज खुद से रीड कर लीजिएगा। इनफैक्ट म्यूटिनी वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करिएगा। मेरा वाला डाउट गया ऊपर, क्या डाउट था? हाँ प्रिया, तो इसमें डाउट क्या था? यस, व्हाट गोस इन द पेपर ही डिसाइड्स, ऑल्टर ईगो वाला डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, यस, बट नो नीड टू अप्लाई दैट, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक, तो म्यूटिनी वाले कुछ जो सेक्शंस हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कमेंट से अगर डिसअफेक्शन हो, नहीं, फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो इस हद तक का एक कॉन्टेक्स्ट था जिससे डिसअफेक्शन क्रिएट हो सकता है, फिर वो थोड़ा सा कोर्ट के डिसीजन पे मामला चला जाएगा। ठीक, एंड व्यक्ति की पॉपुलैरिटी पे भी बेस्ड होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर है, वो ऐसा स्टेटमेंट दे, तो उसका जो ग्रेविटी है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर इट विल बी अ सेडिशन और नॉट। अब एक बात बताइए, आप टपरी पे बैठ करके स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, अरे बहुत ही खराब लैंग्वेज में आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या करें? सेडिशन मान लें इसको? सेडिशन मान लिया जाए, 3 लोग 4 लोग साथ में बैठे भी हुए, ठीक है, रोज होता है, स्वाभाविक बात, ठीक, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो क्या उसको सेडिशन मान लिया जाएगा? नहीं, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो गाइस, 140 तक आपको रीड करना है, आप सिर्फ ऊपर से देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेरी लेट मी नो द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया, फटाफट से बता दो। एंड ट्रायथलॉन है, तो अभी जान छूटी नहीं है तुम्हारी, ट्रायथलॉन में फटाफट से आ जाना ताकि ये देख सको कि तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है। प्लीज, आई एम एक्चुअली रिकमेंडिंग यू गाइस दैट यू वॉच द ट्रायथलॉन, आ जाना, क्योंकि जितने भी बच्चे, 70% जनता जो है ट्रायथलॉन में जीके है, लेकिन भाई देन अगेन जीके की जरूरत पड़ती नहीं, जीके के क्वेश्चंस में एंड में रखता जरूर हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स उसके पहले ही बोलते थे कि बस करो भैया, हो गया। वाईटी पे नहीं है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही है, यहीं पे स्पेशल क्लास है, ठीक है? अटेम्प्ट करो, देखो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, क्योंकि मार्च अप्रैल के टाइम पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन एकदम भन्नाट हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्रायथलॉन, क्योंकि हम इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वी सॉल्व वेरी हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन, उसमें टाइम कम होता है, रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, और मिस्टेक के चांसेस लगभग 95% के आसपास होते हैं। उस प्रेशर्ड कंडीशंस में आप अपीयर कर पाते हो, आप सस्टेन कर पाते हो ऑल थ्रू आउट द ट्रायथलॉन। लोगों को लिटरली सर दर्द होता है, लिटरली लोगों को 1 घंटे बाद दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी लाइफ में कुछ घटा है, घटना हुई। ठीक, 7:15 से है, आ जाओ फटाफट से, ठीक, अभी है, अभी 7:15, अभी 10 मिनट बाद, चलो। यू विल गेट दैट लिंक ऑन माय टेलीग्राम हैंडल, मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगा, मेरा जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको हैंडल पे मिल जाएगा, दर्शनोपाध्याय__। ठीक है, चलो रेस्ट करो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मेरा जाओ एंड जय, चलो 10 मिनट का ब्रेक लो, फटाफट बाय।